आज की इस क्लास में हम आपको अन्योन्य प्रेरण तथा अन्योन्य प्रेरकत्व क्या होता है इस विषय में सिखाएंगे। तो अन्योन्य प्रेरण में क्या होता है, पास पास दो कुंडलियां होती है, जैसे कि हम दो कुंडली लेकर चलेंगे। इसमें आप एक यहाँ पर कुंजी लगा दीजिए। ये आपका सेल हो गया और ये आपका धारा नियंत्रक। और क्लियर। एक और कुंडली इसके पास में बना लीजिए। इसमें आप एक एमीटर या गैल्वेनोमीटर कहते हैं जिसको, वो लगा दीजिए। इसका काम क्या होता है, इसका काम धारा को नापने का होता है। गैल्वेनोमीटर कह दीजिए या एमीटर। क्लियर। तो अन्योन्य प्रेरण होता क्या है, इसमें पास पास हम दो कुंडलियों को रखते हैं और जैसे ही हम इस सेल के द्वारा इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, ये हमने विद्युत धारा प्रवाहित कर दी, ये विद्युत धारा प्रवाहित होगी इसमें, तो क्या होगा, इस कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। अर्थात इस कुंडली में एक क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगी, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है चुंबकीय बल रेखाओं के कारण उत्पन्न होता है। ये कह सकते हैं कि जैसे हम इस कुंडली में इस सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित करने पर इस कुंडली में क्या होगा, चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगी। और ये चुंबकीय बल रेखाएं है, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो आपकी होगी ये वाली, ये क्या होगी, ये पास रखी जो इस कुंडली के पास रखी दूसरी कुंडली है, उस कुंडली से पास होगी, ऐसे पास हो जाएगी, ऐसे ऐसे पास हो जाएगी, ऐसे। क्लियर। तो ऐसे जैसे ही पास होगी तो क्या होगा, इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में क्या होगा, परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें क्या होगा, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। इस ये प्रेरित धारा कह लीजिए या प्रेरित विद्युत वाहक बल कह लीजिए, तो इस घटना को क्या हम कहते हैं, चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, वो सॉरी अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्लियर हुआ। मैं आपको दोबारा बता देता हूं कि जैसे ही हम पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में इस सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करेंगे या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे, तो क्या होगा, इस कुंडली में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। चुंबकीय क्षेत्र कह लीजिए या कह लीजिए चुंबकीय बल रेखा उत्पन्न होगी। ये चुंबकीय बल रेखाएं पास में रखी जो दूसरी कुंडली है उससे पास होगी। और जैसे ये चुंबकीय बल रेखाएं किसी कुंडली से पास होगी तो उसमें क्या होगा, एक चुंबकीय फ्लक्स, उसके चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण उसमें एक धारा प्रवाहित हो, एक प्रेरित धारा कह लीजिए या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। इस घटना को क्या कहेंगे हम, इस घटना को ही हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। क्लियर हुआ। चलिए, तो इसमें एक बात ये है समझने की, आपने जब हमने स्वप्रेरक पढ़ा था, स्वप्रेरक, तो उसमें ये बताया था कि अगर यह कोई कुंडली है और इसमें हम धारा, इस धारा का मान सेल द्वारा जब हमने धारा दी है, मुख्य धारा जिसे कहेंगे, इस धारा का मान बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसमें प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अगर यह धारा बढ़ रही है, मुख्य धारा अगर बढ़ रही है, तो जो प्रेरित धारा है, ये वाली जो प्रेरित धारा है, वह हमेशा मुख्य धारा की क्या होगी, विपरीत होगी। प्रेरित धारा माना वो मुख्य धारा की विपरीत दिशा में होगी। क्लियर हुआ। और जैसे ही अगर मैं इस स्वप्रेरक में होता है ऐसा। क्लियर। अगर मैं क्या काम करूं, जो हमने सेल द्वारा धारा दी है, अगर यह धारा घट रही है, धारा घट रही है, तो क्या होगा, जो प्रेरित धारा है उसकी जो दिशा होगी वो भी क्या हो जाएगी, वो वो जिस दिशा में धारा होगी उसी धारा दिशा में क्या हो जाएगी, प्रेरित धारा भी प्रवाहित हो जाएगी, प्रेरित धारा। क्लियर हुआ। चलिए अब ये देखिए, तो जैसे ही मैं सेल के द्वारा इस कुंडली में धारा की, अगर धारा की दिशा, धारा का मान हम बढ़ा रहे हैं,
तो अगर इस कुंडली में धारा की दिशा ये है तो इसमें क्या हो जाएगी, इसमें बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगी, ये हो जाएगी और ये हो जाएगा ऐसे। पहले ऐसे हमने धारा दी तो ये विपरीत दिशा में हो जाएगी। क्लियर हुआ? चलिए ये देखिए, तो अगर मैं अब अन्योन्य प्रेरण की परिभाषा आपको दोबारा से बताऊं तो मैं लिख देता हूं कि अन्योन्य प्रेरण क्या होता है कि यदि पास पास रखी यदि पास पास रखी दो कुंडलियों में से किसी एक कुंडली में सेल द्वारा धारा प्रवाहित करने पर या प्रवाहित धारा के मान में पहले या प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करने पर दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा कह लीजिए आप, प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो ये आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूं। जैसे हम पास पास दो कुंडलियों को रखेंगे और किसी एक कुंडली में सेल के द्वारा धारा प्रवाहित करेंगे तो धारा प्रवाहित होते ही उस कुंडली में क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। चुंबकीय छिद्र कह लीजिए या कह लीजिए चुंबकीय बल रेखाएं बनेगी और वे चुंबकीय बल रेखाएं जो उसके पास में दूसरी कुंडली होगी उस कुंडली से क्या होगी? पास होगी। जैसे इस कुंडली से चुंबकीय बल रेखाएं पास होगी तो उस कुंडली में क्या होगा? एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसमें एक प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो इस घटना को क्या कहेंगे? हम अन्योन्य प्रेरण कहते हैं। तो यहाँ पर यह बात सोचने की है, जिस सेल में जिस कुंडली में हम सेल द्वारा धारा प्रवाहित करेंगे उसको प्राथमिक कुंडली कहेंगे और जिसमें क्या होगा? प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसको द्वितीयक कुंडली कहेंगे। मैं यहाँ लिख देता हूं, ये आपकी प्राथमिक कुंडली कहलाएगी, ये आपकी प्राथमिक कुंडली और यह कहलाएगी आपकी द्वितीयक कुंडली। द्वितीयक कुंडली क्लियर? दोबारा से बताता हूं कि यदि जिस कुंडली में हम सेल द्वारा धारा प्रवाहित करेंगे या उसमें प्रवाहित धारा के मान में परिवर्तन करेंगे तो उस कुंडली को हम प्राथमिक कुंडली कहेंगे और उसके कारण दूसरी कुंडली जिस कुंडली में क्या होगा? प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा उसको क्या कहेंगे? द्वितीयक कुंडली कहेंगे। इतनी बात क्लियर हुई? चलिए अब ये देखिए, अगर मैं मान लेता हूं कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा, माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा I1 है, जिसके कारण माना प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा क्या है? I1 है, जिसके कारण इस द्वितीयक कुंडली में
क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन को अगर मैं क्या मान लेता हूं, φ2 मान लेता हूं, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में द्वितीय कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स, एक मिनट, जिसके कारण द्वितीय कुंडली में से बद, ऐसा लिखिए, से बद चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। और यदि इस द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या, माना द्वितीय कुंडली में तार के फेरों की संख्या N2 हो तो जो द्वितीय कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या हो जाएगी, तो द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की जो संख्या होगी, इस संख्या वो आपकी हो जाएगी N2 φ2 होगी। और ये जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है, जो कि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा अनुक्रमानुपाती होती है। क्लियर? अर्थात अगर मैं इसको लिखना चाहूं संकेत रूप में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे? जो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है N2 φ2, वो किसके अनुक्रमानुपाती बताया? वो आपको बताया जो प्राथमिक कुंडली है उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती। और हमने प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा को क्या माना है? I1। तो किसके अनुक्रमानुपाती हो जाएगी? I1 के। क्लियर? अब इसको जो ये आपका अनुक्रमानुपाती का चिन्ह है, आप जैसे इसको हटाएंगे तो आपको ये मिलेगा N2 φ2 इक्वल टू M और कितना? I1। जहां पर जो आपका ये M है, ये क्या है? ये आपका अन्योन्य प्रेरण है, जहां पर M एक नियतांक है जिसको हम क्या कहते हैं? अन्योन्य प्रेरण गुणांक। जहां M क्या है? अन्योन्य प्रेरण गुणांक, या आप अन्योन्य प्रेरकत्व भी कह सकते हैं, अन्योन्य प्रेरण गुणांक। क्लियर हो? चलिए, तो जैसे ही मैं इसको m के लिए सोल्व करूंगा तो m इक्वल टू कितने आ जाएगा? आपको मिलेगा N2 φ2 अपॉन कितना? I, ये आपका I1 है। और यदि मैं I1 का मान 1 ले लूं, यदि I1 इक्वल टू क्या हो? आपका 1 हो, तो आपका m बराबर कितना आ जाएगा? m बराबर आपका होगा N2 φ2। यहां से आप डेफिनेशन निकाल सकते हैं अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व की। क्लियर? वो कैसे निकालेंगे? वैसे निकालेंगे। देखिए, ये क्या है? ये द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है, और वो किसके बराबर आई? वो आई अन्योन्य प्रेरण गुणांक की। तो हम कह सकते हैं कि दो कुंडलियों के बीच, ये दो कुंडली हो गई आपकी,
दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका हुई, तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक m वो द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी हो, 1 हो, यानी कि एक अंक हो। तो मैं दोबारा से एक बार आपको रिपीट कर देता हूं कि जो आपका अन्योन्य प्रेरण गुणांक या अन्योन्य प्रेरकत्व है, ये आपकी दो कुंडली हो गई, तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है। द्वितीयक कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के बराबर होता है यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा कितनी हो, एक अंक हो। क्लियर हुआ? चलिए, अब और किसी मान लीजिए जैसे ही हमने प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित की थी और धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो, तो मैं लिख देता हूं यदि प्राथमिक कुंडली में यदि प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाहित करने पर द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E2 हो, तो कितना हो, E2 हो, तो हमने पढ़ा फैराडे के नियम से, और वो होता है आपका E2 बराबर माइनस N2 डेल्टा phi2 अपॉन डेल्टा। ठीक, क्लियर हुआ? ये आपका फैराडे का नियम कहता है कि अगर प्राथमिक कुंडली में हम धारा का जो प्रवाहित धारा है, ये प्राथमिक कुंडली में जैसे हमने धारा प्रवाहित की तो उसमें क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। अगर वो जब प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो E2 बराबर होता है माइनस के N2 डेल्टा phi2 अपॉन डेल्टा टी। तो मैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकता हूं कि जो E2 होगा आपका, E2 बराबर माइनस, आप ऐसे लिख लीजिए इसको, डेल्टा N2 phi2 और अपॉन कितना, डेल्टा टी। अब N2 phi2 की वैल्यू मैंने आपको निकाली हुई है, ये N2 phi2, मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ। क्लियर? तो N2 phi2 की वैल्यू आप यहाँ से रख दीजिए, तो E2 बराबर कितना मिल गया, E2 बराबर मिल गया माइनस डेल्टा Mi1 अपॉन डेल्टा टी। क्लियर हुआ? M को आप बाहर ले लीजिए, M को क्या ले लीजिए, बाहर ले लीजिए, तो E2 बराबर आपका मिल गया, E2 बराबर माइनस M डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी। कोई प्रॉब्लम? चलिए, अब जैसे मैं M यहाँ से M की वैल्यू निकालू दोबारा से, तो M बराबर क्या मिलेगा आपको, M बराबर मिलेगा माइनस E2 अपॉन डेल्टा I1, ये आपका गुणा में है ना, ये वाला, तो अब ये अपॉन में लीजिए, डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा टी है आपका डेल्टा टी। क्लियर? चलिए, और यदि ये डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू मैं 1 ले लूँ, तो M इक्वल टू कितना मिलेगा, माइनस के E2। जैसे डेल्टा I1 अपॉन डेल्टा टी के वैल्यू 1 रखेंगे तो M बराबर माइनस के E2। तो ये आपकी दूसरी डेफिनेशन बन सकती है यहाँ से कि जो दो कुंडलियों के बीच मैं आपको बोल देता हूँ वो कैसे लिखना है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ये जो M है ये क्या है, दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरक गुणांक कह लीजिए, अन्योन्य प्रेरक तो कह लीजिए। क्लियर? तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक
ये आपका E2 क्या है, द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। लेकिन कब, जब प्राथमिक कुंडली में, ये आपका I1 प्राथमिक कुंडली थी, जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर क्यों बोला, क्योंकि अपॉन में T है, क्लियर। जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, आपको क्या लिखना है, आपको ये लिखना है कि दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरण गुणांक द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न, दूसरी कुंडली द्वितीयक कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, ठीक। जबकि प्राथमिक कुंडली, आपके I1 प्राथमिक कुंडली, जबकि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की दर कितनी हो, एकांक हो। ओके, तो इस प्रकार से आपका जो डेरिवेशन है आप कंप्लीट कर सकते हैं। चलो, तो ये परीक्षा की दृष्टि से भी जो क्वेश्चन है अन्योन्य प्रेरण या अन्योन्य प्रेरक, तो मोस्ट इंपोर्टेंट होता है और लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट करके कर सकते हैं। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो या कोई भी इसमें आपको समझ ना आया हो, तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको सब्सक्राइब करके कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।